हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसमें अगर मेरे पास ओपीडी में 10 मरीज आते हैं तो उसमें से 4 मरीजों के वो ये दिक्कत होती ही होती है। आज हम बात करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में। तो कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, ये हम सबको मालूम है। बचपन से बताया गया है, दूध पियो, दही खाओ, आपका कैल्शियम बढ़ेगा, आपकी हड्डियां स्ट्रांग होंगी, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तब ये चीजें कहीं खो जाती हैं। जितने भी मरीजों से मैं पूछता हूँ कि आप दिन में कितना दूध पीते हो, वो यूजुअली कहते हैं हम 1 गिलास पीते हैं, या ज्यादातर तो कहते हैं कि अब तो बहुत टाइम हो गया सर हमें दूध पिए, हम दूध नहीं पीते। तो आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो कुछ इस तरीके से रीपर्पस हो गया है कि हम लोग को दूध पीने की आदत छूट गई है। जिन लोग को सूट नहीं करता उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं दूध, वो भी नहीं दूध पी रहे हैं। आपके सामने एक स्टडी रख रहा हूं, 2008 में स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि अप टू 40% इंडियंस कैल्शियम डेफिशिएंसी के शिकार होते हैं। उनमें कोई ना कोई बोन डिजीज हो जाती है क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी होती है। तो 40% एक बहुत बड़ा नंबर है, एंड आई एम प्रीटी श्योर जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। जो सिम्टम्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैल्शियम डेफिशिएंसी के, क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले ये जान ले कि एक नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होता है। ये जब आप अपना सीरम कैल्शियम टेस्ट कराते हैं, इसके लिए कोई डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट लैब पे जा सकते हैं और अपना सीरम कैल्शियम टेस्ट करा सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में बताए जाने वाले सिम्टम से सफर कर रहे हैं तो आप जाके अपना सीरम कैल्शियम लेवल टेस्ट करा सकते हैं, और अगर ये कम है तो जो मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ उस ट्रीटमेंट को भी शुरू किया जा सकता है। सबसे पहला सिम्टम और सबसे कॉमन कंप्लेंट जो होती है वो होती है जोड़ों का दर्द। तो ये एक जोड़ में दर्द नहीं होगा। अगर आपके एक घुटने में या एक एल्बो में या एक रिस्ट में दर्द है तो ये मोस्ट प्रोबेबली कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से नहीं है। कैल्शियम डेफिशिएंसी एक सिस्टेमिक कंडीशन होती है, यानी पूरे शरीर को इफेक्ट करने वाली। तो इसमें सारे जोड़ों में दर्द होता है, एटलीस्ट बायलेटरली, यानी दोनों जोड़ों में तो होगा। अगर दर्द होगा तो घुटनों में होगा तो दोनों घुटनों में होगा, अगर एल्बोज में हो रहा है तो दोनों एल्बोज में होगा, अगर रिस्ट में होगा तो दोनों रिस्ट में होगा। तो यूजुअली जो है सिस्टेमिकली ये मैनिफेस्ट करता है एज जॉइंट पेन। आपको बहुत सारे मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होगा, बोन पेन्स होंगे, लेकिन ये हुआ लेटर स्टेजेस में जब बहुत टाइम के लिए कैल्शियम डेफिशिएंट है। शुरुआत में आपको फील होगा अगर आप रात को सो रहे हैं तो एकदम से आप अपना काफ पकड़ के उठेंगे और उसमें इतना दर्द हो रहा होगा, इतना दर्द हो रहा होगा कि आपकी जान निकल जाएगी। फिर आप उसको थोड़ा सा हिलाएंगे, धीरे धीरे उसको मोबिलाइज करेंगे और वो दर्द जाएगा। फिर आप दोबारा लेटेंगे और आप सोचेंगे मैंने आज लेग्स भी नहीं मारी, मैंने काफ भी नहीं मारी, मुझे इतना क्रैम्प क्यों पड़ा काफ में। तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो कैल्शियम डेफिशिएंसी या मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। स्पेशली अगर आपकी नींद रात में खुल रही है काफ पेन से, देन इट इज अ गुड इंडिकेशन दैट यू आर डेफिशिएंट इन कैल्शियम। दूसरा सिम्टम है फटीग यानी थकान। अब मान लीजिए, ये नहीं कह रहा मैं जो लोग पहले से ही थके रहते थे सारा टाइम उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी शुरुआत से ही है, लेकिन अगर आप मान लीजिए पहले आप जिम में कुछ अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करते थे उसके बाद थकते थे और अब आप उतनी नहीं कर पा रहे हैं, अब आप उससे काफी कम करते हैं और आप पहले ही थक जाते हैं, दैट इज अ सिम्टम ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी, दैट इज नोन एज फटीग। उसी को हम हिंदी में थकान बोलते हैं, मसल फटीग यानी मसल की थकान। तीसरा सिम्टम है इरिटेबिलिटी, यानी कि छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है, आप इरिटेट हो जाते हैं, अपने आप को काबू में नहीं रख पाते हैं। तो हो सकता है कि आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से इरिटेशन मच रही हो। कैल्शियम एक सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। ये आपके ब्रेन में जाता है, ब्रेन में न्यूरल साइनेप्सिस पे काम करता है। इसलिए इवन स्मॉल थिंग्स जैसे कि वर्ड रिकॉल, आप कुछ सोचना चाह रहे हैं, आप कुछ बार बार बोलते रहते हैं ये वर्ड क्या था, मैं ये वर्ड सोचना चाह रहा था, इस वर्ड को मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा कि इस चीज को क्या बोलते हैं। आपको थोड़े टाइम बाद याद आएगा कि हाँ इसको तो गाड़ी बोलते हैं। आप तब से सोच रहे होंगे चार पहिए, इंजन, स्टीयरिंग, लेकिन आपके दिमाग में वो वर्ड गाड़ी नहीं आ रहा होगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो वर्ड रिकॉल भी कमजोर हो जाती है उन लोगों में जिनमें कैल्शियम की कमी होती है। और भी बहुत रीजंस होते हैं, लेकिन कंबाइंड ये सारे सिम्टम्स के साथ एक वर्ड रिकॉल भी आप ऐड कर सकते हैं एज अ सिम्टम ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आपके ब्लड में या सीरम में जो कैल्शियम होता है दैट इज लेस देन 1% ऑफ द टोटल कैल्शियम। 99% कैल्शियम आपकी बोन्स में स्टोर होता है। तो अगर आपके ब्लड में या सीरम में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो आपका शरीर क्या करेगा,
वो हड्डी से कैल्शियम खींचेगा, क्योंकि उसके पास तो एक बहुत ही पोटेंट रिजर्वॉयर है। एक द बेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी आर योर बोन्स। तो वो हड्डी से कैल्शियम खींचना शुरू कर देगा। इसीलिए कैल्शियम डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो इमीडिएटली नहीं मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आपका शरीर बहुत वेल रेगुलेटेड है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में एक्सपर्ट है वो। तो जब सीरम का कैल्शियम लेवल कम होगा या ब्लड का कैल्शियम लेवल कम होगा, तो वो हड्डी से कैल्शियम खींच के उसको बराबर कर लेगा। वो उसको अपने सेट रेंज में ही रखेगा, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर ब्लड में हो जाए, जिसको हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, वो एक फेटल कंडीशन है, उससे लोगों की मौत होती है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आपका शरीर हड्डी में से कैल्शियम निकालेगा, और ओवर टाइम धीरे धीरे करते करते इससे क्या होगा, हड्डी कमजोर हो जाएगी, जिसको हम मेडिकल भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और पहले ये माना जाता था कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बुढ़ों का ही डिजीज है, 40-50 या इवन 55 साल की उम्र के बाद ही होता है ऑस्टियोपोरोसिस, उससे पहले नहीं होता, ये माना जाता था। लेकिन अब शहरों में देखा जा रहा है, मेरे जहां मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो एनसीआर के पेरिफेरी पे है, तो मेरे पास एनसीआर के अंदर से भी मरीज आते हैं और गांव वाली साइड से भी मरीज आते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज दोनों तरफ से आते हैं, लेकिन जो लोग गांव से आ रहे होते हैं उनकी उम्र होती है 60, 65, 70 साल, तब उनको ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। जो लोग शहर से आते हैं वो 30, 35, 40 साल की उम्र में उनको ऑस्टियोपोरोटिक सिम्टम्स आने लगते हैं। उनके एक्सरे में ही हमको ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस दिखने लगते हैं, यानी हड्डी की कमजोरी के चेंजेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं वो दूध, दही, ये सारी चीजें अच्छे से लेते हैं, अपनी पूरी डाइट रखते हैं, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, वो सारी चीजें खाते हैं। लेकिन शहर वाले लोग प्रोसेस्ड फूड, शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीजें ज्यादा लेते हैं। और इसी को एज अ सेगवे यूज करते हुए मैं आता हूँ कॉजेस क्या होते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के, क्यों होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, हाई शुगर और हाई सॉल्ट डाइट, ये आपकी किडनीज को फोर्स कर देती है कैल्शियम को एक्सक्रीट करने के लिए। तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स और ये सारे एमएसजी रिच फूड्स आते हैं, ये डायरेक्टली हार्म नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली आपके कैल्शियम को ये एक्सक्रीट करा देंगे, आपकी किडनीज को बोलेंगे कैल्शियम को बाहर फेंको। इसके पीछे की फिजियोलॉजी के अंदर नहीं घुसूंगा मैं, पर इतना समझ लें, हाई शुगर और हाई सॉल्ट फूड्स जो होते हैं वो कैल्शियम एक्सक्रीशन को प्रमोट करते हैं। अगले नंबर पे आता है कॉफी एंड टी। अब बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन है, अगर मैं अपने मरीजों को भी बोलता हूँ कि आपको दिन में 2 गिलास दूध पीना है, ठीक है, वो कहेंगे ठीक है जी, हम 1 गिलास तो दूध पी लेते हैं, 1 गिलास तो हम चाय और कॉफी में मिला के पी लेते हैं। जो दूध आप चाय और कॉफी में पीते हैं वो एज मिल्क कंजम्पशन नहीं काउंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैल्शियम। इस बात को समझिए, जो दूध आप चाय और कॉफी में मिला रहे हैं वो दूध कैल्शियम के पर्पस से बेकार है। वो बल्कि कॉफी और टी जो है वो कैल्शियम एक्सक्रीशन को प्रमोट करती है, किडनी को फोर्स करती है कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1 कप या 2 कप चाय या कॉफी पीते दिन में तो वो बंद कर दें, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 7-7, 8-8 कप कॉफी के दिन में पीते हैं, जिनका 1 कप बाल्टी के बराबर होता है। या फिर जो लोग रेड बुल, मॉन्स्टर, ये सारी एनर्जी ड्रिंक्स दबा के पीते हैं, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर हाई कैफीन की मात्रा जाती है, जिससे कैल्शियम एक्सक्रीट होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कैल्शियम डेफिशिएंसी डेवलप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है अल्कोहल, यानी शराब। जो लोग शराब पीते हैं उनका शरीर भी कैल्शियम बहुत आसानी से एक्सक्रीट करता है। और दूसरी चीज, अल्कोहल जो है वो आपकी स्टमक एसिडिटी को चेंज कर देता है, और स्टमक में एक पीएच, एक एसिड का लेवल बना हुआ, एक तेजाब होता है पेट के अंदर, उसका लेवल बना हुआ होना बहुत जरूरी है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए। इसीलिए जो लोग एंट एसिड्स लेते हैं, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, आपने सुना होगा पैंटॉप, पैंटोसिड, डायजीन, जेल्यूसिल, ये सारी चीजें जो लोग बहुत एक्सेसिवली लेते हैं उनका भी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन हैम्पर हो जाता है। यानी कि जो लोग लॉन्ग टर्म पीपीआई या लॉन्ग टर्म एंट एसिड थेरेपी पे हैं उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके स्टमक का पीएच, आपके स्टमक के एसिड का लेवल चेंज कर देती हैं, और उसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हिंडर हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म थेरेपी इनकी खराब नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है आप नाश्ते से पहले पैन 40 या राजू 20 लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए लीजिए, परमानेंट इसको मत खाते रहें। इसके बारे में अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनको बोले सर मुझे खाते हुए 1 महीना या 2 महीना हो गया, क्या अब मैं इसको छोड़ सकता हूँ, और छोड़ना है तो कैसे छोड़ सकता हूँ। इन चीजों को ध्यान रखें, सारा टाइम एंटासिड्स लेना हेल्दी नहीं है। एट रिस्क पॉपुलेशन कौन सी है? एट रिस्क पॉपुलेशन वो है जो धूप में नहीं निकलती है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, ओवरहेड सन लेने तो कोई भी नहीं जाता, 12 से 2 के बीच की जो धूप होती है, सब काम में व्यस्त होते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाइए उस टाइम पे। और जो लोग कवरिंग, बहुत कवरिंग क्लोथ्स पहनते हैं, पूरी अपनी बाजू, सर, गला, हर चीज कवर करके निकलते हैं धूप में,
आपको ये समझना पड़ेगा सर धूप आपके लिए हानिकारक नहीं है। एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट बन गया है कि आप धूप में निकलेंगे तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा। ये शहरों के अंदर का कॉन्सेप्ट है और ये गलत नहीं है, बट ये सही भी नहीं है। इट्स लाइक सेइंग कि वाटर कॉजेज ड्राउनिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप 15 या 20 मिनट धूप का एक्सपोजर लेते हैं तो उससे स्किन कैंसर नहीं होता। वो जरूरी होता है आपकी बॉडी में विटामिन डी की एक्टिवेशन के लिए। विटामिन डी जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक कैल्शियम आपके इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब नहीं होगा। मेरी एक वीडियो अलग से है विटामिन डी डेफिशिएंसी पे, उसके साइंस पे, सिम्टम्स पे। जिन लोग के बाल गिर रहे हैं, बहुत एक्सेसिवली तोंद आ रही है, पूरे शरीर में फैट नहीं है लेकिन पेट में फैट आ रहा है, टंकल ओबेसिटी बोलते हैं जिसको, सारा टाइम थकान, इरिटेबिलिटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, उन सबको डिस्कस किया है मैंने पूरी प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ विटामिन डी की। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डालूंगा, उसको जरूर देखें क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम भाई भाई हैं, वो हाथ में हाथ देके चलते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं सक्सेसफुली काम करता। अब आ जाते हैं इसका करें क्या। मान लीजिए आपको ये सिम्टम्स हैं, आप में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आप एट रिस्क पॉपुलेशन है, तो आप कैसे इसका इलाज कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, दिन में 2 ग्लास दूध एटलीस्ट। अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो उससे बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूध, छाछ, दही, मट्ठा, ये सारी चीजें लें और अपना कैल्शियम इंटेक नेचुरली बढ़ाएं। और नेचुरल सोर्सेज ऑफ कैल्शियम होते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आमंड यानी कि बादाम, कुछ फिश होती हैं जैसे कि सैमन हो गई। ये सारे फूड्स जो हैं दे आर रिच इन कैल्शियम और ये नेचुरल तरीका है अपनी बॉडी का कैल्शियम बढ़ाने का। अगर इन सब चीजों के बाद भी आपको लगता है कि आप में कैल्शियम की कमी है तो आप अपना सीरम कैल्शियम लेवल टेस्ट कराएं। अगर तो वो 9 से 11 के बीच में है देन यू आर इन द सेफ जोन। अगर वो उससे कम है तो आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत है, आपको कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। अब कैल्शियम की टैबलेट्स की भी बहुत प्रिपरेशन आते हैं, किसी में 500 mg कैल्शियम होता है, किसी में 1250 mg कैल्शियम होता है। ये सारी चीजें अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपको कितने कैल्शियम की जरूरत है, कितने विटामिन डी की जरूरत है। अकेले कैल्शियम की टैबलेट्स आज तक नहीं देखी मैंने, जितनी भी आती हैं वो यूजुअली विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, इन सारी चीजों के साथ कॉम्बिनेशन में ही आती है। तो आपके लेवल्स देख के सीरम के उसको डिसाइड करा जाएगा कि कितनी डोजेज चाहिए आपको कैल्शियम की, कितनी डोजेज चाहिए आपको विटामिन डी की, और दोनों का कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करा जाएगा। कुछ लोगों को सिर्फ मेंटेनेंस डोज की जरूरत होती है, जो बॉर्डर लाइन लो होते हैं उनको हम 500 mg देते हैं। कुछ लोग जिनका लेवल बहुत कम होता है उनको हम सुप्रागैल प्रो टाइप टैबलेट्स देते हैं जिसमें 1250 mg कैल्शियम होता है, 1000 IU विटामिन डी होता है। और भी बहुत नामों से आती हैं ये टैबलेट्स, आप कोई भी ले सकते हैं, जेनेरिक भी ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज आपकी डोजेज पूरी हो रही है। बट ये सारी चीजें तब हैं जब आप अपना नेचुरल रिक्वायरमेंट नेचुरल तरीके से पहले पूरा कर चुके हैं। और अगर आप में डेफिशिएंसी है सिर्फ तभी इनका सेवन करना जरूरी है। उससे कम में मेंटेनेंस के लिए आई वुडंट रेकमेंड कि आप ये सारे सप्लीमेंट्स लें। मेंटेनेंस के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और जो फूड्स मैंने आपको बताए हैं उनका रेगुलर कंजम्पशन बहुत होता है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके सारे सिम्टम्स अबेट हो जाएंगे। तो ये हड्डियों में से आवाज आना, हड्डियों का कटर कटर बोलना, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, मसल फटीग होना, इरिटेबिलिटी होना, काफ पेन होना, सोते हुए टाइम एकदम से उठना क्लॉडिकेशन की वजह से, इन सारी चीजों से अगर आप परेशान हैं तो अपना सीरम कैल्शियम लेवल जरूर टेस्ट कराएं और देखिए कि आप सच में कैल्शियम डेफिशिएंट हैं, क्या आपको जरूरत है, और अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ट्रीटमेंट लें। इसको इग्नोर ना करें सर, ये बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, स्पेसिफिकली लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों में मेनोपॉज यानी कि उनका जब महीना रुक जाता है 45 साल की उम्र के बाद तो उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है इमीडिएट, और वो एकदम से हो जाती है। इस वजह से कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि 45 साल की उम्र के बाद औरतों में हमेशा घुटनों का दर्द पाया ही जाता है। तो आई होप मैंने आपके सारे सवालों का जवाब सेटिस्फैक्टरीली दे दिया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में जरूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका पर्सनली रिप्लाई करूं। अगर आपके पास नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशंस हैं उनको कमेंट्स में डालें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो पाए। Till next time, thank you for watching. Let's make India fit together.